Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 2 Structure of Atom. इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ कर लिया है, बहुत सारे एटम्स के मॉडल किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कराया था, साथ में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकते हैं। एंड विद देम वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आते ही बोहर मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, जो आपने स्टार्टिंग में बोहर मॉडल किया हुआ है। तो जो बोहर मॉडल की लिमिटेशंस थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपका एक नया एटम का मॉडल आता है, दैट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसकी नीड क्या थी? क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक चीज़ चली आ रही थी जो हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और वो हमारे पास क्या थी? क्लासिकल मैकेनिक्स थी। एंड वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन ने दी थी। तो क्या हुआ उस क्लासिकल मैकेनिक्स का? ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो न्यूटन ने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स दिया था, वो क्लासिकल मैकेनिक्स केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे था, यानी कि जो मैक्रो पार्टिकल्स थे, यानी कि प्लेनेट हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, उस पर होता था ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन व्हाट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो यानी कि जो न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स था वो लार्ज बॉडीज़ पे अवेलेबल था, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब यहाँ पे हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स जो थी उसको हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था? अपनी एक इक्वेशन दी, जिस इक्वेशन के अराउंड आपकी पूरी की पूरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो रिवॉल्व करती है। एंड उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो स्क्रोडिंगर ने दी थी, जिसके यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट जो क्वांटम मैकेनिक्स है, चाहे यहाँ पे आप करोगे या कहीं और पे करते हो बाद में लेटर, तो ये जो आपकी है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे है। अब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या एक्चुअल में? इसकी डेरिवेशन आपके पास नहीं है, आप सिर्फ इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और आगे आपका आएगा ई माइनस वी। इक्वेशन को यहीं पे मैं कंटिन्यू करूँगी। ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो साई है, वो साई यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? वेव फंक्शन है। साई यहाँ पे वेव फंक्शन है, जो कि एम्पलीट्यूड बताता है किसी भी वेव का। जो एम्पलीट्यूड है वो ऊपर है तो पॉजिटिव में, नीचे आएगा तो वो आपका जो है वो नेगेटिव में जाता है। एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट है। ये यहाँ पे जो कर्ली है वो डिफरेंशिएशन के लिए आप यूज़ करते हो, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, वी वेलोसिटी है। तो ये साई आपका वेव फंक्शन है। ये इक्वेशन मतलब आपकी जो है वो हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोली जाती है, जिसमें आपका जो साई है वो क्या है? आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। एक्स वाई जेड दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई टोटल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी, एंड एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपने पहले करी हुई है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, आइदर 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्क सेकेंड। तो वो आपकी यहाँ पे है। यहाँ पे जो आपका ये चीज़ है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ये क्या करता है? उसका सेकेंड डेरिवेटिव है। क्या है आपका? सेकेंड डेरिवेटिव है किसका? है साई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्चुअली साई की जो स्पेलिंग होती है PSI होती है, इसको आप साई पढ़ते हो। तो ऐसे ही ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तो ये इस तरह है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच कैप साई इज इक्वल टू ई
साई। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे जो H है वो H कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जो यहाँ पे H है वो H आपका है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, इसका डेरिवेशन आपके पास नहीं है, बट ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो है क्वांटम मैकेनिक्स की एक तरह के हार्ट बोलते हैं, जो पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड की बात करी जो साई है, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। हमने यहाँ बार बार वेव फंक्शन की बात करी है, तो जो हम यहाँ पे वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं वो वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, उस चीज़ की जो है वो इम्पोर्टेंस। तो जो यहाँ पे स्केयर है एम्पलीट्यूड का, इलेक्ट्रॉन वेव का, यानी कि जो यहाँ पे आपका, वैसे तो जो आपका साई है, सिंपली अगर आप साई की बात करते हो तो साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसका नो सिग्निफिकेंस है। लेकिन यहाँ पे जो आपका साई स्केयर आता है वो क्या देता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे आपको क्या बताता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब उस चीज़ की जो संभावना है कि मैक्सिमम जो है कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फाउंड हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं बेटा डेंसिटी को घनत्व कहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में ये आपका बताता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या जहाँ जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और क्योंकि ये वेव, इसका जो वेव फंक्शन होता है, उसको, ये साई है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन यहाँ पे कहते हैं एटम के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं एक से ज़्यादा वेव फंक्शन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैज़ मिनी वेव फंक्शन। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बहुत सारे वेव फंक्शंस होते हैं, एक से ज़्यादा वेव फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कोई भी एक एटम होगा, सिंगल अगर आप एटम की बात करोगे, तो उस एटम के पास बहुत सारे, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल उस एटम के पास होंगे, करस्पॉन्डिंग टू देयर वेव फंक्शन। तो ये चीज़ आपका है, ये सिग्निफिकेंस है आपके पास साई स्क्वायर का। जो साई स्क्वायर है वो आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बताता है अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद यहीं से आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है न्यूक्लियस के अराउंड। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसा रीजन या स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी कि आप तो कह सकते हो 99.9%, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि इसका आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, द स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, वेयर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस चीज़ की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना होती है, इज़ मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, तो जहाँ जहाँ पे आपकी ये प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो, और ये जो डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यानी कि जहाँ जहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप यहाँ पे करते हो। तो ये जो होता है ज़रूरी नहीं कि प्लेनर हो, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है, यू कैन से अप टू 90% तक संभावना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो स्पेस क्या होता है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपने 2 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी,
एक तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि आपके पास एक क्या है, ऑर्बिट होता है, और फिर आपने यहाँ पे अभी क्या पढ़ लिया, ऑर्बिटल पढ़ लिया। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो यस, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड का एक सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड का सर्कुलर पाथ होता है, जिस पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब अगर सेम थीम हम ऑर्बिटल में देखें तो ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशन स्पेस होता है। 3 डायमेंशन मतलब 3D स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। और कैसा स्पेस होता है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन कराई है, वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो चीज़ आपका क्या है, ऑर्बिटल होता है। यानी कि अप टू जो है वो 90% तक, 90% तक इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलते हैं, तो वो आपका क्या होता है, आपका ऑर्बिटल होता है। जो आपका ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्लेनर मोशन मतलब 2D मोशन, प्लेनर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल के अंदर जो होता है 3 डायमेंशन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ये क्या करता है, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3 डायमेंशनल मोशन जो है यहाँ पे करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ ऑर्बिटल। थर्ड इसका है कि ये चीज़ क्या है, ये सर्कुलर होते हैं। जो आपके ऑर्बिट होते हैं वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो आपके पास ऑर्बिटल हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग शेप के होते हैं। जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है। डिफरेंट शेप क्यों होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो S वाला ऑर्बिटल है वो आपका क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और जो आपका P ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप्ड का होता है, डम्बल जैसे आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो D ऑर्बिटल होता है वो क्लोवर लीफ शेप का होता है। तो इसके डिफरेंट जो है वो शेप्स होती हैं, लेकिन जो ऑर्बिट होता है हमेशा सर्कुलर होता है, एंड ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद जो है 4 डिफरेंस करेंगे हम ऑर्बिट के अंदर। जो आपके ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं वो हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो आपका ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होती हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डायरेक्शनल होने का मतलब कि जो आपके ऑर्बिटल हैं ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ये हम बात यहाँ पे बात करेंगे हम ऑर्बिट की, और इस तरफ हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की। 4 डिफरेंस आपने किया। उसके अलावा 5th डिफरेंस आप कह सकते हो कि जो किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो आपको बोहर ने बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में आते हैं वो आते हैं 2n², उससे आपको पता चल जाता है। लेकिन जो आपके पास ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जो आएंगे वो कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी जो है ऑर्बिटल में नहीं आ सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका हमेशा आता है। अब जो हमने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कर रहे हैं, उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मेन फीचर्स क्या हैं, किस पे आपका ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, बेस्ड है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम के अंदर, उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, क्वांटाइज होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो एनर्जी वैल्यू होती है, एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर है तो उसके लिए जो उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी वो एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। और ये वैल्यू आपको मिलती कहाँ पे है, जो ये एनर्जी की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, एनर्जी की वैल्यू कहाँ से निकलती है, जो आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला है, जिसको आपने क्या बोला है कि वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका हार्ट है। तो ये आपका जो है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपकी जो है वो
कैलकुलेट हो जाती है, जितनी भी आपकी यहाँ पे एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हमेशा जो होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे जो साई है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट, कि यहाँ पे जो साई है वो आप सिंपली इसको कह सकते हो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट है या एम्पलीट्यूड है। लेकिन जो साई इलेक्ट्रॉन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो जो स्पेस डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी आपके यहाँ पे हम बोलते हैं। फिफ्थ इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होते हैं, मेनी वेव फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक वेव फंक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इसलिए बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये आपके मेन फीचर्स थे जो आपके स्कोडिंगर ने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप क्या चीज़ कैसे कैसे जो है वो यूज़ करोगे। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्कोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके जो आपने स्कोडिंगर वेव इक्वेशन किया, जो आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किया, उसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि ये देता है हर एक लेवल के लिए पॉसिबल एनर्जी, यानी कि इट गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट गिव्स द पॉसिबल वैल्यू, मतलब आप उसका यूज़ करके भी आपने बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, और उस एनर्जी को यूज़ करने कैलकुलेट करने के लिए आप स्कोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका है वो क्या देता है, इट गिव्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए जो है हर एक लेवल के लिए पॉसिबल वैल्यू देता है एनर्जी की, और ये जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर करस्पॉन्डिंग लेवल्स जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। और ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ के जो करस्पॉन्डिंग आपका जो है फंक्शंस होता है, इन आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो आपका वेव फंक्शन है साई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आइगन फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब ये जो क्वांटाइज वैल्यू है एनर्जी की और जो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो आइगन फंक्शंस हैं, इसके बिहाफ पे आपके पास क्या होते हैं, 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो यही होगा, क्वांटम नंबर। एक्चुअल में क्वांटम नंबर होते क्या हैं, तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 4 सेट होते हैं नंबर्स के, 4 सेट ऑफ नंबर। ये जो 4 सेट ऑफ नंबर होते हैं ये किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम, इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एटम। वह इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि उस एटम की लोकेशन क्या है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी शेप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस तरह से स्पिनिंग कर रहा है। तो ऑल एंड डैट ये सारा हमें जो है वो क्वांटम नंबर से पता चल जाता है। अब ये क्वांटम नंबर अगर 4 सेट ऑफ नंबर हैं, इट मीन्स जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। आपके क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो वो जो 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं वो कौन कौन से, जो फर्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वाला आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो। सब्सिडरी के अलावा इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के अलावा आप इस चीज़ को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो। क्या बोलते हो,
सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हो, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर एल का यूज़ करते हो। जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड वाला है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एम से या फिर एम एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ है वो आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और उसको हम स्मॉल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप सब्सिडरी, एंगुलर मोमेंटम, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स बोलते हो। थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चार तरह के आपके जो होते हैं वो क्वांटम नंबर होते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इन डिटेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है आपका, मेन। तो ये जो होता है ये एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है सेल के, कि किससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। सेल्स कौन सी होती हैं, जो आप जो है के, एल, एम और ये एन यूज़ करते हो, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बारे में आपका बताता है। इसमें जो है इंटीग्रल वैल्यू आती है एन की, ज़ीरो कभी भी नहीं आती है। इसके अलावा इसी से आपको पता चलता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जो बोहर ने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर वो ऐसे सेल के बारे में बताता है कि जो कंप्लीट सेल है, अगर इसको सर्कल में आप लोगे तो ये ऐसे आएगा। मैं सिर्फ हाफ पोर्शन शो कर रही हूँ कि जो सेल है, सेल के बारे में बताता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है। मतलब अगर इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास होगा, अगले वाले सेल में थोड़ा और दूर होगा। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या बताता है, आपका वो डिस्टेंस भी बताता है। दूसरा, इससे आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने वो बोहर एनर्जी किया था, En इज इक्वल टू -k13.6 अपॉन SN² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट करके निकाली थी। तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करके एनर्जी भी जो है वो निकाल सकते हो। और तीसरा, आपको इस क्वांटम नंबर से पता चलता है कि एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वो कैसे निकालते हो, 2n² से। तो ये तीन चीज़ें आपको बताता है। एक तो ये मेन सेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा, ये आपको ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है। तीसरा, आप इस चीज़ का यूज़ करके आप किसी भी सेल की जो है वो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, वो आपका जो है कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n²। यहाँ n आपकी सेल होंगी 1 2 3, कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे और आपको वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पता चल जाएंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकंड वाला जो क्वांटम नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी इसके बहुत सारे नेम मैंने आपको बता दिए, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, तो वो सारा इसी का है। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि जो आपके न्यू सेल्स होते हैं उनके अंदर ये नंबर ऑफ सब सेल्स बताता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, की जो आपकी मेन सेल 1 2 3 है उसके अंदर जो है ये सब सेल्स कितनी हैं। तो अगर आपके पास कोई गिवन वैल्यू है, सपोज करो कि आपके पास कोई गिवन वैल्यू है n की, तो उसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-l तक होती है। मतलब कोई भी फर्स्ट सेल है उसके लिए क्या होगी, सेकंड सेल है उसके लिए क्या होगी, मतलब वो 0 से स्टार्ट करते हैं और n-l तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर मेरे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है 1 है, तो ऑब्वियस है l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, अब आप ये देखो कि n 1 है तो मतलब k सेल है, फिर ये l सेल है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1, क्योंकि 1 इससे कम रहना है। ऐसे ही जो मेरे पास m वाला सेल है जिसके लिए n की वैल्यू क्या है 3 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, इससे एक कम होनी चाहिए ना, n-l जितनी उससे एक कम आपकी आ जाएगी।
ऐसे ही अगर n रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 1 2 3। तो ये आपके जो ईच सेल्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं, और जो नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं वो जो है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एजमूथल क्वांटम नंबर जो है वो जब आता है तो उसके लिए आपको सब सेल्स की नोटेशन दी गई है। मान लो अगर आपके पास एल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो उसके लिए आपके पास एस सब सेल होता है। अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास पी सब सेल है। एन की वैल्यू 2 आ गई तो डी सब सेल है। एन की वैल्यू 3 आ गई तो एफ सब सेल है। 4 आ गई तो जी है, ऐसे चलेगा। तो जो एजमूथल क्वांटम नंबर है वो वैल्यू बताता है और उसके रिगार्डिंग जो सब सेल्स होती हैं उनकी नोटेशन बताता है। आपने याद रखना है कि अगर एजमूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो मतलब आपके पास एस सब सेल है, 1 है तो पी सब सेल है, 2 है तो डी सब सेल है, 3 है तो एफ सब सेल है, 4 है तो 5 सब सेल है। अब इसमें आप देखो कि जो आपके पास n की वैल्यू 1 है वहाँ पे सिर्फ 0 है, तो मतलब फर्स्ट वाले सेल के पास सिर्फ s ऑर्बिटल है। सेकेंड वाले के पास 0 और 1 दोनों है, तो इसके पास s भी है और s के साथ साथ p भी है। थर्ड वाले के पास s भी है, p भी है और d भी है। फोर्थ वाले के पास s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। तो ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एनर्जी का होता है तो सबसे कम एनर्जी s की होती है, उसके बाद p की होती है, फिर d की होती है और फिर f की होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से जितने दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस के पास s होता है। लेकिन ये तो जो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा, ये किसका लिखा, एनर्जी का। अगर मैं यही ऑर्डर जो है वो पेनेट्रेशन इफेक्ट का लिखती हूँ, पेनेट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कौन सा न्यूक्लियस के कितने पास है, तो सबसे ज़्यादा पास क्या होता है, एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। और जो चीज़ न्यूक्लियस के जितने पास होती है उसके इलेक्ट्रॉन उतनी टाइटली वहाँ से न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो अटैच होते हैं, और उनको निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस लेक्चर में हम क्वांटम नंबर में से सिर्फ 2 नंबर ही करेंगे, एक प्रिंसिपल और जो है इस लेक्चर में एक एजमूथल। अगले लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम जो बाकी के बचे हुए जो क्वांटम नंबर्स हैं वो करेंगे और आगे का जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और आपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेरी होती है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर भी कीजिए वीडियो को, और आप जो है अच्छे से इसको देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।